सो लेट्स डू आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज एनएफपी है और एनएफपी से पहले हम लोग मार्केट में क्या क्या मूव देख सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ये वीडियो आई थिंक ए मार्केट की यूट्यूब चैनल में देख रहे होगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देख ली है। और जो डाउट्स एंड क्वेश्चन हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग वैसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यार अगर गोल्ड की बात करी जाए तो ज़रा थोड़ा वाइड रेंज में देखना स्टार्ट करता हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। वैसे अगर इंडियन मार्केट की गोल्ड के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा है कि अपना ट्रेंड बुल तो हम बाइंग ही शो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा से एक चीज पढ़ी हुई है कि या तो टॉप या तो बॉटम में ही हाफ वीक के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जब मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट में होती है, ठीक है। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, स्ट्रेट अवे रिजेक्शन आई है। तो इसी पॉइंट से क्यों आई, पहला क्वेश्चन तो ये है। अब इसी पॉइंट से आई तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। अब इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने जब रिजेक्शन ली तो मैं यहाँ पे अपना हाफ वीक का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ ये चेक करने के लिए कि मार्केट मेरी हाफ वीक को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और हाफ वीक का लेवल अभी दूर है जो कि 98,000 के समवेयर अराउंड है और मार्केट चाहे तो मार्केट अबव तक भी जा सकती है, नो डाउट, ठीक है। बट जहां तक अभी हमें पता लगा है तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, अभी हाफ वीक भी टैप नहीं करा तो जिसके अकॉर्डिंग हमें चांसेस है M6 थोड़ा बहुत बाइंग शो कर सकता है। और वहीं पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो यार जो मैं हर बार एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को कि एक सिंगल कैंडल कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए ये एक अनवांटेड कैंडल होगी, ठीक है। वैसे अनवांटेड कैंडल में छोटी कैंडल को कहता हूँ बट अगर आप इसको एज अ रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हो, एज अ सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या करा था, कंसोलिडेट। यहाँ पे एक रेड वाली कैंडल ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। मतलब ये सोचा करो अनवांटेड का मतलब एक्चुअल में क्या है। जब ये रेड वाली कैंडल बनी इसने जो टाइम स्पेंड करा, इस टाइम स्पेंड में बहुत सारे लोगों को सेलिंग लगी हो। क्योंकि भाई अगर एक हफ्ते मार्केट ने इस जोन में रुकी, एक हफ्ता, एक हफ्ता जब मार्केट इस जोन में रुकी तो भाई कितने सारे लोग यहाँ पे सेलिंग में आए होंगे। क्योंकि एक हफ्ता इस जोन में रुकने का मतलब मार्केट वाज डूइंग कंसोलिडेशन ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करी होगी बट जैसे ही सेलिंग का मार्केट ने बाइंग मोमेंटम देना स्टार्ट करा तो कितने सारे लोग स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ना। तो ये तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने स्ट्रेट अवे क्या करा, रेजिस्टेंस को क्या बनाया, सपोर्ट, ठीक है। अब इस सपोर्ट बनाया तो भाई इसमें हम ये कह सकते हैं भैया मार्केट में नॉन स्टॉप बाइंग आई थी, क्लियर है नहीं। एंड मार्केट ने 61% इतनी बेरिश होती तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो गया कि इतनी बेरिश ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ये एक हेल्दी अप ट्रेंड है, लाइक बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट। सेम ऐसी ही चीजें यहाँ पे भी हुई थी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि भाई चांसेस हैं मार्केट चाहे तो और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दे सकती है। साथ के साथ अब यहाँ पे चीजें नोटिस करें तो यार थोड़े से ही टॉप के लेवल में 98 के पास में हमारा हाफ विक है, क्लियर है नहीं है? अब जब वहां पे हमारा हाफ विक है तो उसी हाफ विक के जोन में मार्केट का रेजिस्टेंस भी है। अगर आप लोग देखोगे काइंड ऑफ उसी हाफ विक के जोन में क्या है हमारा रेजिस्टेंस। और इन केस अगर मार्केट वहां तक पहुंचती भी तो भाई मार्केट प्रॉपर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर क्रिएट करे। मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको शोल्डर कह रहा हूँ, ये शोल्डर है, ये हेड है, और अगर मार्केट ऊपर आती है तो इसी लेवल को तो मार्केट अगेन एक शोल्डर बनाने जा रही है। तो मैं इस जोन को थोड़ा सा ढंग से और ध्यान से देखूंगा कि यार मार्केट इस जोन को एक्ट कैसे कर रही है। अगर इस जोन को मार्केट एज अ रेजिस्टेंस ही एक्ट करती है, स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है आज में मार्केट में भी यहाँ तक का मूवमेंट दे देगी या यहीं तक का मूवमेंट देगी। अब तुम लोगों को पता है कंटिन्यूशन मूवमेंट कब आती है, सेकंड वीक, याद है सबको या नहीं है, हाँ कंटिन्यूशन मूवमेंट सेकंड वीक में आती है। तो भाई सेकंड वीक में जब कंटिन्यूशन आता है तो क्या एकदम से बिना किसी स्ट्रक्चर के सेकंड वीक में मूवमेंट आता होगा, दिमाग लगाओ। अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ सेकंड वीक में कंटिन्यूशन आता है तो क्या बिना किसी स्ट्रक्चर के कंटिन्यूशन आ जाएगा, नहीं आएगा ना, बिना किसी स्ट्रक्चर के तो कंटिन्यूशन नहीं आएगा। तो मार्केट क्या करती है फर्स्ट वीक में ही ट्राई इतना कर देती है कि सेकंड वीक के स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। अब अगर मान लो आज की टाइम में मार्केट यहाँ पे अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, आ जाएगा, हाफ फिक टाइप हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग के सेकंड वीक में कितना इजी रहेगा ये सोचना कि भाई मार्केट यहाँ से फर्दर गिर सकती है। अब लोग बोलेंगे भैया सेकंड वीक में कंटिन्यूशन कैसे आ गया, भाई सेकंड वीक में कंटिन्यूशन सिर्फ एक सिंगल कैंडल ने नहीं करा, मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसके लिए, तब जाकर वहां पे कंटिन्यूशन आया। क्या ये बात क्लियर हुई, डन।
तो वैसे ही हम अभी कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ये तो गोल्ड को मैंने एमसीएक्स के थ्रू थ्रू बस एक देख लिया कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट का गोल्ड और अपना से यूएसडी दोनों सेम ही चलते हैं। अब जरा अपने गोल्ड में आते हैं। उन चीजों को बिल्कुल साइड कर देना जो जो चीजें हम लोगों ने वहां पे सुनी, बस वो हम लोगों ने अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए कि भाई थोड़ा व्यूज रख रहे हैं, चीजें रख रहे हैं, ठीक है। एकदम सीधे मैं यहाँ पे नहीं टूट पड़ा, थोड़ा बस समझा और मैंने उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी। सिर्फ मैंने उसको देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जा रही थी, बाइंग जा रही थी, बाइंग जा रही थी, तो यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट साइकोलॉजिकल जोन 3500 था। और जब ये 3500 के पास में जा रही थी तो इंडियन मार्केट का प्राइस 95 से 1 लाख का मेरा साइकोलॉजिकल जोन था। तो मैं इसमें बहुत श्योर था कि अगर ये 3500 गया, अगर ये लोग कह रहे, क्योंकि देखो 3400 भी मार्केट ने टैप किया था, ठीक है, मार्केट ने 3400 का भी जोन टैप करा था, बट कोई रिजेक्शन नहीं आई थी। 3300 भी टैप हुआ था, कोई रिजेक्शन नहीं। 3200 भी टैप करा था, कोई रिजेक्शन नहीं। तो मेरे लिए 3500 भी कोई बड़ा जोन नहीं था। मतलब समझने की कोशिश करना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से मार्केट अपना बाइंग प्रेशर लेकर आ रही है, 3200 के जोन साइकोलॉजिकल जोन, मार्केट ने ब्रेक करा। 3300 मार्केट ने ब्रेक करा। 3400 मार्केट ने ब्रेक करा। तो मेरे को ये हो गया था कि यार 32, 33, 34, 35 भी अगर आ जाएगा तो मार्केट उसको ब्रेक कर देगी। मैं तो अपने माइंडसेट से यही सोच रहा था ना कि यार 3500 भी आएगा तो मार्केट तो उसको भी ब्रेक कर देगी, क्योंकि अभी तो मार्केट नॉन स्टॉप बाइंग जा रही है। और स्ट्रेट अवे मार्केट कहां तक जा सकती है? 4000 तक जा सकती है। मेरा माइंडसेट तो ऐसा था। बट उस टाइम पे मैंने एमसीएक्स को देखा। मैंने कहा यार एमसीएक्स में जब मार्केट 3400 थी, तब मार्केट का आई थिंक प्राइस 91, नहीं 97 या 90 कुछ, 6 था, 6 था कुछ ऐसा था जब 34 में थी, या पता नहीं कितना था। तो मैंने ये देखा कि यार अगर मार्केट 35 आती है तो मेरा इंडियन मार्केट का गोल्ड पहुंच जाएगा 1 लाख। और एज अ इंडियन हम लोगों के लिए 1 लाख एक साइकोलॉजिकल नंबर। जब वो दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं तो सिंपल चीज है, हम लोगों के लिए 1 लाख तो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। और मैंने कहा अगर मार्केट 1 लाख आएगी तो भाई यहाँ पे पक्का रिजेक्शन आएगा। तो मेरे लिए नॉर्मली चीजें 3500 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। अब वो मैंने कैसे कोरिलेट करा तुम समझ। अब यहाँ पे जो मेरे लिए नेक्स्ट एज अ इंडियन मैं अगर सोचूं तो मेरे लिए नेक्स्ट साइकोलॉजिकल जोन 1,20,000, 1,10,000। तो हमारे लिए ये साइकोलॉजिकल जोन है ना। अब उसके उसको देखकर अगर मेरे को अपने गोल्ड में भी दिखता है तो मैं थोड़ा बहुत कोरिलेट कर पाऊँ। इतना डर है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मंथली टाइम फ्रेम में तो मार्केट अपना प्रेशर काफी अच्छा शो कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज नोटिस कर सकते हैं, लाइक वो हाफ वीक वाला जोन जो मैं बात कर रहा था, इनकेस अगर हाफ वीक ब्रेक होता है देन मार्केट स्ट्रेट अवे अबव तक भी जा सकती है। अभी आप सबको एक चीज पता होनी चाहिए कि अभी 3 मंथ्स की कैंडल, 6 मंथ्स की कैंडल, सारी मंथ्स की कैंडल क्लोज हुई। देन तो अगर ये 3 मंथ्स की कैंडल क्लोज हुई है तो ये 3500 का जोन मार्केट के लिए क्या एक रेजिस्टेंस कंसिडर करा जाएगा, नहीं करा जाएगा? क्योंकि ऑल टाइम हाई है। ऐसा क्या था कि मार्केट 3500 से ही रिजेक्ट, 3400 से भी हो सकती थी, कहीं से भी हो सकती थी, बट इसी पॉइंट से क्यों रिजेक्ट हुई? क्योंकि ये रेजिस्टेंस होगा। सिंपल चीज है, अगर कोई कैंडल किसी जोन से रिजेक्ट हो रही है तो बुक्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भाई जब एक टच हो जाए, 2 टच हो जाए, तो तीसरे टच में हम इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर पहला टच ही हो गया तो वो क्यों हुआ? पहले टच के बाद मार्केट क्यों गिरी? क्वेश्चन तो मेरा यही होता है, पहले ही टच के बाद मार्केट क्यों गिरी? क्योंकि वहां पे कुछ था। सिंपल सी चीज है। तो भाई दूसरे टच में क्या मार्केट, अगर पहले टच में कुछ था तो दूसरे टच में नहीं होगा? होगा जरूर। क्लियर बात है नहीं है? ठीक है, तो मैं उस चीज को समझ लेता हूँ। तो भाई मेरे को लगा कि ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगेन एक हाफ ड्रॉ करी हायर टाइम फ्रेम की। तो ये जो था वो 3400 का जोन, और 3400 हमारे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल, क्या साइकोलॉजिकल नंबर है 3400 हमारे लिए? यस और नो? अब 3400 मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मैं आया मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में आया, एंड मंथली टाइम फ्रेम बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक मार्केट ने इन्हीं जोन से रिजेक्शन लिया, और 3400 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। फिर मैं आया वीकली टाइम फ्रेम में। अब मैंने देखा यार वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन कर रखा था। और जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव, मार्केट एक बेरिश मूव दिया, ठीक है। अब इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। फिर मार्केट अब अगेन बाइंग शो कर रही है, ठीक है। अब मार्केट के पास अगर आप लोग लिक्विडिटी की बात पूछोगे कि मार्केट के पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है, ठीक है, तो पहली लिक्विडिटी आई थिंक मार्केट के पास ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी हो गई। सेकंड, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये दो लिक्विडिटी जोन्स मार्केट के पास पेंडिंग है, जो कि आप सब देख पा रहे हैं।
यस और नो, क्या हम इन दो लिक्विडिटी जोन को कंसीडर कर सकते हैं? अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी एक्चुअल में क्या है, कैसे है, इन कॉन्सेप्ट को समझोगे। अगर मार्केट ने नॉन स्टॉप बेयर मूव दिया, मार्केट ने नॉन स्टॉप बेरिश मूव दिया, मार्केट ने नॉन स्टॉप क्या दिया बताओ, बेरिश मूव दिया। अगर मार्केट नॉन स्टॉप गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, तो भाई मुझे एक बात बताना, सारे के सारे पैसा डला होगा यहाँ पे, पैसा यहाँ भी डला होगा और पैसा यहाँ भी डला होगा। जब पैसा डलेगा नहीं तो गिरेगी नहीं, और पैसा डलेगा नहीं तो उठेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रेट अवे बाइंग शो करने लगा। अब आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? बेरिश ट्रेंड चल रहा है। अब इस बेरिश ट्रेंड में स्ट्रेट अवे कैंडल आ रही है, तो एक कैंडल ट्रेंड तो चेंज कर नहीं सकती। तुम लोगों ने देखा होगा, अगर ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो स्ट्रक्चर के साथ गिर रही होती है, नीचे से ऊपर उठ रही होती है तो स्ट्रक्चर के साथ उठ रही होती है। बट अगर स्ट्रेट अवे मार्केट उठ रही है, तो आप इसमें क्या कंसिडर कर सकते हो कि भैया क्या पता ये एक फिर रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि ऊपर से नॉन स्टॉप फॉल है। अदरवाइज मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी। अब समझना उसका मतलब, मैंने यहां से सेल करा, ठीक है, मेरी मार्केट यहां तक पहुंच गई। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा यार मार्केट इतना गिर गई है, अब ब्रेक इवन कर। क्या, अगर करोड़ों ट्रेडर्स हैं, उन करोड़ों ट्रेडर्स में से आई थिंक करोड़ों ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा ही होता होगा। अगर 10 करोड़ है तो एटलीस्ट 9 करोड़ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर मैंने ट्रेड ले ली, वो प्रॉफिट में जा रही है, लेट्स डू अ ब्रेक। मैं ब्रेक इवन क्यों सोचूंगा? क्यों ब्रेक इवन सोचूंगा? क्योंकि हम अपने पैसों के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। यहाँ पे इंडिया में चाहे ले लो चाहे वर्ल्ड में ले लो, मनी एक ऐसी चीज है जिसके साथ हर कोई अटैच होता है, तो कोई इसको खोने नहीं देना चाहता। और जो खोने दे सकता है वो हमारे जैसा नहीं होता। जो खोने दे सकता है वो बहुत कमाता है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन ही क्यों बड़े हो, क्योंकि भाई उनके पास पैसा खोने का दम होता है। वो अगर पैसा लगा रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, वो जॉब नहीं कर रहे, वो रिस्क ले रहे हैं। उनको पता है अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो फेल भी हो सकते हैं। वही चीज मार्केट में होती है कि अगर यहाँ पे जिस बंदे ने सेल करा है, उस बंदे ने ब्रेक इवन कर दिया हो। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, टैप, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस सारे जोन में ट्रेलिंग एसएल, जो लोग कहते हैं ट्रेलिंग एसएल, उन लोगों ने ट्रेलिंग एसएल लगा रखा होगा। मार्केट आई ऊपर और उनका एसएल टैप कर, अब एसएल टैप करने के बाद मार्केट ने उन लोगों को हटा दिया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जो सेलर्स थे, सेलर्स को हटा तो दिया मार्केट ने एक ही बारी में, डन। एंड उसके बाद मार्केट फर्दर अपना बेयर मूव हुई। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी। और उसके बाद एक होती है ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी। अब ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जहां से मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होता है। लाइक अगर मैं बात करूं, ये मार्केट ने स्ट्रेट फॉल करा था, सडन यहीं से उठी। भाई यहां से एकदम से कैसे उठ गई? अभी तक तो पूरा गिर रही थी मार्केट, अभी तक क्या हो रही थी, गिर रही थी मार्केट, अब सडनली इसी पॉइंट से उठ गई। मतलब इस पॉइंट में सबसे ज्यादा पैसा डला है। तो मार्केट ने इस पॉइंट से जब उठना स्टार्ट करा, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग। अगर इनकेस मार्केट इस जोन में आएगी तो मार्केट इसको ओपनिंग क्लोजिंग को टैप करेगी। अब जैसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग का बेरिश मूव, हाँ, ऊपर भी जा रहा है जैसे ये है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयर आया, मार्केट आई ऊपर, इसी जोन को टैप करा एंड देन मार्केट ने मोमेंटम दिया। अब जैसे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इस जोन में क्या हुई थी, कंसोलिडेशन, ये देखो ना, बेयर आया, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, 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 कंसोलिडेशन एंड सडन बुल मूव आया। सडन बुल मूव आने का मतलब सडन पैसा डल गया। जब पैसा डला, तो भाई अगर मार्केट को लोगों को उड़ाना है तो कहां से उड़ाई? यहाँ पे पैसा डला है। क्लियर बात है ही नहीं है? हाँ, अब मार्केट ने करा क्या यहाँ पे, स्ट्रेट अवे मार्केट डाउन है, मार्केट ने जस्ट उसी जोन को टाया। अब लोग इसको कहते हैं कि भैया ये तो सपोर्ट है, बट सपोर्ट का एक्चुअली मतलब है क्या? हम लोग अभी तक लैग कहाँ करते हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया है सपोर्ट है, अब हम हर लेवल को सपोर्ट मानते हैं। बट उस सपोर्ट का एक्चुअल मतलब क्या है? अभी तुम्हें ये सपोर्ट का एक्चुअल मतलब पता लग पा रहा होगा कि ये लिक्विडिटी जोन है। ये सपोर्ट नहीं, लिक्विडिटी जोन है। इसको हम ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव पैसा डाला और मार्केट ने उसी इंपल्सिव पैसे को टैप करके लोअर हाई क्रिएट किया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट अपने ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी जोन्स मार्केट वो टैप करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं कल
दो तीन चीजें देख रहा था। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रखा है, ये लो था, ये लो था, ये लो था, ये लो था, ये हाई बनाया। ठीक है। देन मार्केट ने यहाँ पे यहाँ पे नहीं था वो, अच्छा वो वीकली है तो मैं डेली में 4 आवर में बताऊंगा अभी। तो ये चीज समझ आ गई कि भाई कैसे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स को कैसे देखते हैं और ट्रेंड कंडीशन लिक्विडिटी जोन्स को हम लोग कैसे देखते हैं, वो चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया और ये ओपनिंग क्लोजिंग, जहां तक मार्केट जा सकती है। और ये नहीं कि ट्रेंड कंटिन्यूशन और ओपनिंग क्लोजिंग के पास जैसे मार्केट आती है वैसे एंट्री लेनी होती है, ऐसे नहीं लेनी होती भाई। अगर कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूशन है, कोई भी लिक्विडिटी जोन है, तो बेटर है वेट करो मार्केट क्लोजिंग का, बेटर है वेट करो स्ट्रक्चर का। समझ पा रहे हो? ये नहीं भैया ट्रेंड कंटिन्यूशन टाइप सेल मार दूं, भाई ये मार्केट है, मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी वो और भी ऊपर जा सकती है। आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे बिहेव कैसे कर रही है, आपकी कैंडल क्लोज कैसे हो रही है। क्लियर है या नहीं है? डन, सबको डन। अब जैसे मान लो ये मार्केट डाउन आ रही होगी, ये डाउन आ रही थी, ये डाउन आ रही है। अब आप सब बोलोगे कि भैया ये हमारी ट्रेंड कंटिन्यूशन है ओपनिंग क्लोजिंग जोन, तो आप बोलोगे भैया मैं यहाँ से बाय करूँ। अब मान लो मार्केट ने क्लोजिंग जब इसके ऊपर ही दे दी, जब फिर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? फिर तो फिर यूज करोगे ना। अब आपकी फिर क्या कह रही है कि मार्केट ने 61 की अब में क्लोजिंग दे दी, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मार्केट ये लो था, ये हाई बना, तो ये क्या बना? हाई। और मार्केट ने क्या टैप करा? 50। तो अब आपको इस जोन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर बात है? ये नहीं है, आपको इस जोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रनिंग कैंडल वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आओ और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम चीजें क्या क्या क्लियर होंगी और कैसे कैसे देखना पड़ेगा। तो यार मार्केट ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर, मैंने आप लोगों को पहले भी एक दो तीन चार पांच चीजें समझा रखी हैं कि जब मार्केट अपने लेवल्स का ब्रेकआउट देती, जब कभी मार्केट अपने जैसे ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, और कितने टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है? अप्रैल से। और अभी क्या चल रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए होंगे। अगर अगर हम इसको 4 महीने कंसिडर करें तो 4 महीने से मार्केट कर क्या रही है एक जोन में। ऐसे ही पास्ट में जब मैंने तुम लोगों को कुछ दिन पहले समझा रहा था, ये वो जोन्स होते हैं कि जब 4 साल से मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट करी थी, 2020 से 2024 मार्केट ने कंसोलिडेशन करा था। और जब वो ब्रेकआउट आया था तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फटा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे और डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है। मानते हो नहीं मानते? कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है ही नहीं है उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, दोनों में सिमिलैरिटीज अगर आप लोग देखोगे तो। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कंसोलिडेशन बताता है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग का मेजर किसके ऊपर फोकस रहेगा? एनएफपी के ऊपर, कि जब आफ्टर एनएफपी आएगा तो आफ्टर एनएफपी मार्केट कहाँ बढ़ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा सबसे पहला फोकस होने वाला है, पहला फोकस और प्रायोरिटी हमारी होगी गैप फिलिंग के ऊपर। ये गैप पड़ा है, कल मार्केट ने ट्राई किया था थोड़ा बहुत गैप फिल करने का, बट हमारे लिए मेन फोकस है गैप फिलिंग, कि मार्केट गैप कैसे फिल करता है। एंड उसके बाद जरा 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई मार्केट ने एक रिवर्सल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, जिसको कहेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट ट्राई कर रही है, बट नो डाउट ये जो जोन है ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि ये तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन हुआ ना। अगर इन केस मान लो यहाँ पे मार्केट लो क्रिएट करना स्टार्ट करती है, कुछ रिवर्सल क्रिएट करना स्टार्ट करती है, देन ओनली वी विल गो फॉर अ सेल। बट सेल के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये स्ट्रक्चर समझना, और इस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा? क्लियर बात है नहीं है? अब ऐसे करके आप पास के कुछ एग्जांपल्स को देख, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, अबव से जो मार्केट है हाई हाई लो लो क्रिएट करके आ रही थी, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो। अब मैं इस छोटे से कंसोलिडेशन को प्रायोरिटी दूं, ये एक जो बड़ा सा स्ट्रक्चर रिवर्स करके आ रहा है मैं उसको प्रायोरिटी दूं? मैं उस बड़े से स्ट्रक्चर को दूंगा ना। ये किस जोन से गिरते हुए आ रहा है? मेजर जोन, साइकोलॉजिकल नंबर से फुल प्रेशर के साथ मार्केट गिरते हुए आ रही है। फिर यहाँ पे जो छोटी छोटी कंसोलिडेशन हो रही है वो छोटा सा पैटर्न है। हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पैटर्न जितना वाइड होगा उतना ज्यादा बेटर है, जितना शॉर्ट होगा उतना ज्यादा बेकार होगा। ठीक है। वाइड होने का मतलब क्या होता है? उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। अब से ये वाइड है, समझ पा रहे हो? ये वाइड स्ट्रक्चर हो। क्लियर बात है नहीं है? ये वाइड स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस किया था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था लाइक लो लो हाई, देन मार्केट एक बुल मूव दी, देन मार्केट फर्दर बेयरिश है। मार्केट ने यहाँ पे क्या लिक्विडिटी टैप करी जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा था, ट्रेंड कंटिन्यूशन, बुल मूव आया बुल मूव आया बुल मूव आया बुल मूव आया। भाई पैसा तो डला था यहाँ से, मार्केट आई डाउन स्ट्रेट अवे। जिन लोगों ने ब्रेक इवन कर रखा होगा वो उड़ गए होंगे, जिन्हें ट्रेलिंग करा होगा वो भी उड़ चुके होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इतना दम नहीं होता मार्केट को होल्ड करने। वो 10-20 फुट में बहुत वो हो जाते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने बुल मूव दिया, लिक्विड टैप हुई, एंड देन मार्केट ने स्ट्रेट अवे कंटिन्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रक्चर बना था, बुल मूव आया था, रीटेस्ट हुआ था, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। यही सेम चीज अभी अभी वाले स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बॉटम में स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखा है, बुल मूव आ रखा है, मार्केट ने यहाँ पे बुल मूव एंड जैसे उस कैंडल ने टैप करा था, अब यहाँ पे बुल मूव, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। लेट्स सी कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देती है नहीं देती। बाकी अब मैं अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करूं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो जरा उन चीजों के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि जो स्विंग सेटअप है वो हम एनएफपी के बाद प्लान करें। और स्विंग सेटअप हम कैसे प्लान करेंगे, जब हम वीकली क्लोजिंग देखेंगे कि इस वीक की क्लोजिंग कैसे हुई, किस नंबर पे क्लोजिंग, ठीक है ना। तब जाकर हमें पता लगेगा कि जो पूरी कंसोलिडेशन है वो किसके फेवर में है। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कंसोलिडेशन किसके फेवर में जाता है। और वो कब पता चलेगा, जब हमारी इस वीक की कैंडल क्लोजिंग। डन है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं तो ये मार्केट ने ये हाई हो गया ये लो हो गया अभी के लिए, ठीक है। स्ट्रेट अवे बेरिश मूव दे रहा है जो कि कहीं ना कहीं 52 तक भी आ सकता है, ठीक है। और अब मार्केट के लिए जो 50 का जोन है वो क्या बन चुका है, सपोर्ट। क्योंकि मार्केट अभी तक इसको क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस ना, तो 50 का तो लेवल ब्रेक हो चुका है, तो अब 50 क्या बन चुका है मार्केट के लिए, सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब मार्केट में जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस आ रही है वो अगेंस्ट द ट्रेंड आ रही है, ठीक है। ये कर्व होता है जिसको हम कहते हैं हेल्दी अप ट्रेंड। हेल्दी अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जब मार्केट चलती कैसे है, एक अप ट्रेंड, हेल्दी हेल्दी अप ट्रेंड कैसे होता है, जब मार्केट, ठीक है। इसको चेक करने के लिए एक कर्व लाइन भी होती है जिसके थ्रू आपको इजीली पता लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड कर्व के थ्रू चल रहा है। अगर कर्व के थ्रू चल रहा है दैट मीन वो एक अप ट्रेंड अच्छा है। लाइक टैप हुआ, लिक्विडिटी ग्रेविटी टैप हुआ, टैप हुआ, अगेन बुल मूव जा रहा है, ठीक है। इनकेस मार्केट अगर इस जोन को टैप करने आती है तो 50 का जोन, 50 का जोन क्या है, अब समझना। लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, बट इस लाइन, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ये लाइन टैप हो जाएगी मैं बाय कर लूं, बट उसके पीछे के रीजंस क्या है ये तो बता। बट अगर हम इस जोन में बाय करते हैं, पहला 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर, 50 मार्केट के लिए अभी तक क्या था, रेजिस्टेंस, जो कि क्या बन चुका है, सपोर्ट। वहां पे ईएमए है, वहां पे अगर आप लोग अपनी फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो तो क्या, अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करूं तो 78 जो मेरा लिक्विडिटी जोन होता है वो आ रहा है। अब बट वट इफ अगर मैं नीचे से भी ड्रॉ कर दूं तो मेरा 61% फिब रिट्रेसमेंट उसी जोन में आ रहा है। बट जब तक ये मेरी मार्केट कहाँ पे है, 38% फेवरेट रिट्रेसमेंट में। उसके बगल में मेरी अनवांटेड कैंडल का जोन है जहां पे मार्केट अभी घूम रही है। बट लेट्स सी कि मार्केट इस जोन को कैसे करती है। अदरवाइज मार्केट अगर इस जोन तक आ जाती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन टैप होता है, देन मार्केट अगेन कैन गिव अ गुड मूव। ये इसके चांसेस हो सकते हैं। बच्ची बात 30 मिनट्स में आ जाओ, 30 मिनट्स में भी मार्केट ने अपना नॉन स्टॉप बुल ट्रेंड दिखा रखा है, फर्दर बेयर आ रहा है। लेट्स सी कि मार्केट फर्दर इस जोन को कैसे रिएक्ट करती है, इस जोन से मार्केट कैसे मोमेंटम देती है, क्योंकि इसका नीचे गिरने का मतलब लोगों के माइंड में एक और व्यू डल जाना कि मार्केट गिर रही है, सेलिंग आ रहा है। बट मार्केट का जो ट्रेंड है, जिस हिसाब से मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है, अब उस कंसोलिडेशन का धीरे धीरे करके क्या होना स्टार्ट हो गया, ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे चांसेस है कि मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देगी। तो ये तो मेरा गोल्ड का कुछ व्यू है। अब मुझे मेरे गोल्ड के व्यू में आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन करके मुझे बता दो कि भैया यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, वो चीजें हो सकती हैं। भैया। हाँ बताओ। हाँ भैया, मैं देख रहा था कि थर्सडे को जो एनएफपी है, हाँ वो एक तो है कि 2020 को आई थी ना, हाँ दो जुलाई। हजार हाँ, तो उसमें तो ऐसा मेरे को कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है इससे रिलेटेड। उसमें कंटिन्यूशन आया था, हाँ, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूशन हुआ था। मतलब लेकिन थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई थी।
ठीक है, अभी भी हो ही रही है वो तो कंसोलिडेशन। हाँ, वही चीज देखी मैंने, क्योंकि अभी तो उससे कोई कोरिलेट नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी अभी हमें कोरिलेट करना भी नहीं है। अभी मैं कोरिलेशन के चक्कर में नहीं बैठ रहा हूँ। 2020 का मार्केट बिहेवियर और 2025 का मार्केट बिहेवियर में आई थिंक धरती आसमान का फर्क हो जाएगा। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं 2020 और 2024 के मार्केट बिहेवियर के ऊपर, अगर हम देख रहे हैं वैभव, तो मार्केट बिहेवियर देख रहे हैं हाँ इस जी। टाइम पे। ठीक है, तो मार्केट बिहेवियर में तो टोटली चेंजेस आ सकते हैं। डन। हम्म। तो जब तक ले मेरे को ये है कि मार्केट फर्दर डाउन आती है, 50 के जोन को टैप करती है, लेट्स सी के इस जोन में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, सो दैट यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग बने। तो ये मेरा कुछ व्यू है। बाकी जो उस दिन 39 वाला जोन था, जो मैं 39 वाले जोन की बात कर रहा था, तो वो ये था कि अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ने बॉटम से क्या आ रहा है, नॉन स्टॉप बुल मूव, क्लियर है नहीं? ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे ये देखा कि ये एक रेड वाली कैंडल है, ठीक है, इस रेड वाली कैंडल ने 39 के जोन को टैप करा। ठीक है। अब 39 के जोन को जब मार्केट ने टैप करा, तो अभी आप लोगों को जो चीज पढ़ा रखी है, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं क्या टैप करा था, ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी। क्या इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? उस जोन की बॉडी को टैप करा ना। अब यहाँ पे जब मैंने ट्रेंड कंटिन्यूशन को देखा, तो अब आप मुझे ये बताओ मैं एसएल कहाँ प्लान करूँ? एसएल तो मैं 38 के नीचे ही सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए अगर ये जोन ब्रेक होगा, तो स्ट्रेट अवे सपोर्ट कौन सी है? देखो, अगर आप एसएल कभी भी रखते हो, बाय कर रहे हो तो सपोर्ट के नीचे तो रखोगे, सेल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर रखोगे। ऐसे तो ना रैंडम कोई भी हवा में आप ऐसे रख दोगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर ट्रेड ले भी रहे हो, तो मार्केट ने वैसे एक 4 घंटे की कैंडल, दूसरी 4 घंटे की कैंडल, तीसरी 4 घंटे की, मतलब काफी टाइम स्पेंड कर दिया था। मार्केट ने स्पाइक डाउन मारा, 38% टैप करा, एंड उसके बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम स्टार्ट कर। तो ये भी है कि मार्केट एक अच्छे मेजर जोन से उठते हुए आई है। और एक दो चीजें और मैं अगर बात करूं, तो इस जोन में पावरफुल कौन दिख रहा है? इस जोन में पावरफुल कौन दिख रहा है? आपको सेलर्स की एक दो कैंडल आते हुए दिख रही होंगी, अदरवाइज सारे के सारे यहाँ पे डोमिनेट बायर्स ही करते हैं। अगर कैंडल्स की वॉल्यूम देखोगे, एक दो रेड कलर की कैंडल्स आ रही हैं, बाकी तो सारे के सारे बायर्स ही हैं। तो जिससे हमें और पता लगता है कि मार्केट मोमेंटम किसके फेवर में, बाइंग के फेवर में। मार्केट ने, अब समझना, मार्केट अगर ऊपर आई है तो कहां से आई? हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर गिर रही होती है तो कहां से गिर रही है, उठ रही है तो कहां से उठ रही है। अगर आप स्विंग में जा रहे हो तो याद रखना, अगर स्विंग में जा रहे हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि भैया मार्केट कहाँ से उठ रही है और कहाँ से गिर रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट मेरी 3400 के वहां से उठ रही है, 3400 से उठ रही है, तो मैंने देखा है 3400 से मार्केट उठी, तो मार्केट ने ना 3430 आ गई, 3430 मेरी मार्केट आ गई, या 3400 से मार्केट उठी थी। 3400 से जब मार्केट उठी, मार्केट ने अभी तक कोई लिक्विडिटी ग्रैप नहीं दी। अब समझाता हूँ। जैसे ना, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जैसे जब मैं स्विंग के ऊपर बात करूँ, जब मैं स्विंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए ना काफी एक मेजर सपोर्ट था। मैंने इस टाइप की ट्रेड मैंने कुछ टाइम पहले भी करी थी। आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ समझ पा रहे हो मैं बात क्या बोल रहा हूँ? चाहे ये छोटा पैटर्न है, कॉन्सेप्ट सेम है। टैप, लिक्विडिटी, टैप, टैप, लिक्विडिटी, समझना। भी और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस सपोर्ट में घूम रही थी, मार्केट ने सडनली ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देकर मार्केट गई नीचे। दैट मीन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट अब आ गई 3290, मतलब 2900 के पास में अगर मार्केट है, और 2900 के लेवल को मार्केट क्या बना रही है, सपोर्ट बना रही है। तो ये जरा चेक करो, अगर मार्केट 2900 को सपोर्ट बना रही है, तो वो आई कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर मेरी मार्केट, वही वाली बात है ना, मार्केट आ कहां से रही है, अगर मेरी मार्केट 2900 को सपोर्ट बना रही है तो भाई वो 2800 के वहां पे लोगों को उल्लू बनाकर आई है, 2830 से वो लिक्विडिटी लेकर आई है, फिर जाकर 2900 को क्या बना रही है। तो मेरे लिए 2900 का सपोर्ट अब किस लेवल से इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पास 2900 के पास क्या है, लिक्विडिटी। क्लियर बात है नहीं है? अब ये 2900 तो पहले भी टैप हुआ था और 2900 अब भी टैप हुआ है। अब तुम दो कॉन्सेप्ट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब, जब तुम स्विंग में जा रहे हो, जब तुम स्विंग में जा रहे हो तो तुम्हें ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट कब किस जोन को कैसे टैप कर रही है। अब एक मेरी मार्केट स्ट्रेट अवे बुल मूव लेकर आई, 2900 टैप करा, अब मैं बाय करने बैठ गया। और एक मेरी मार्केट आई बुल मूव लेकर 2900 के पास में आई, फिर और नीचे गई 2830 गई, फिर ऊपर आई, फिर 2900 टैप करा। तो इसको समझो कि मार्केट ने किस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करी। मतलब अगर ना नीचे जाती है 2900 से तो सेलिंग क्यों नहीं है, फिर 28 पे ऊपर 28 से ऊपर आई, दैट मीन मार्केट ने फेक ब्रेकआउट वाला गेम खेला। समझ पाए सारे के सारे? नहीं समझ पाए? फिर मार्केट ने बुल मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मेरी मार्केट आई यहाँ पे, मेरा यहाँ पे था आपका 3200, जैसे मेरा 3200 का मेजर सपोर्ट जोन था। लाइक पास्ट में जब मार्केट का बुल मूव आया था तो मार्केट ने 3200 के जोन में एक अनवांटेड कैंडल बनी, मतलब 3200 के जोन में लोगों को बिठाया गया कि भाई सेलिंग आ सकती है एक दिन पूरा का पूरा। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दी, फिर मार्केट अगेन 3200 के जोन में है। ठीक है, मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया, फिर मार्केट अगेन 3200 से और नीचे गई, कितना गई, 3100, 3100 से और नीचे जाते 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 3100 के पास आई। अब मार्केट 3100 के वहां से होकर, समझना, बुल मूव दिया एंड देन अगेन क्या करा, रीटेस्ट 3200 के जोन के अराउंड, फिर मार्केट अगेन डाउन आई, फिर मार्केट ने अगेन उस जोन को टैप करा 3250 के जोन में। देन अब मार्केट अगेन एक बुल मूव दे रही है, तो मतलब मार्केट एक अच्छे खासे लिक्विडिटी जोन से होते हुए आ रही है। ठीक है, तो जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई क्या पता मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा बना रहे। ठीक है, मतलब ये बेसिक चीजें हैं कुछ। जब आप लोग कभी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो जरा उन चीजों को ध्यान से देखा करो कि मार्केट किस जोन के पास कैसे आ रही है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जोन है, ये मार्केट का आपका 3300 का जोन है। मार्केट ने अभी 3300 के जोन को टैप करा, फर्दर डाउन गई 3200 समथिंग, फिर मार्केट ने बुल मूव किया। ठीक है, तो मार्केट अभी उसी जोन के अबव में घूमी, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी अच्छी खासी, एंड देन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम दिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। अब उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से अपना एग्रेसिवनेस शो करती है। अब यहाँ पे मुझे तो यही लगता है कि यार मार्केट में एक अच्छा खासा फिब रिट्रेसमेंट आ जाए, जो कि हम लोग तो रिट्रेसमेंट का ही वेट करेंगे। लाइक मार्केट 3850 या 60 का कोई भी जोन टैप हो जाए, हमारे लिए वो एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि 50% फिब रिट्रेसमेंट है। और अगर हमारी मार्केट इस सपोर्ट जोन से, क्योंकि फिब रिट्रेसमेंट हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन से अगर मार्केट बाइंग देती है तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या क्रिएट होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में आओ, अभी तुम्हारी क्या बनी है, एक बेयर कैंडल विद डॉजी बनी है। ठीक है, ईएमए नीचे ही है, इसके लोअर टाइम फ्रेम में आओ, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ। स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट और फर्दर नीचे भी आ सकती है कि 50 के जोन को टैप करने के लिए। इससे तुम्हें और क्लियरिटी हो रही है। अगर मार्केट का ये लो था, ये लो बना, ये लो बना, तो ये क्या बन रखा है, लो ही तो बन रखा है। जब तक आपकी मार्केट यहाँ पे बाइंग ना शो करे, जब तक आपकी मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ना शो करे, समझना मैं बात क्या बोल रहा हूँ, जब तक आपकी मार्केट यहाँ पे लो, लो, समझना, ये कौन सा जोन है हाई टाइम फ्रेम का, 38%। 38% के बाद से मार्केट कैसे आई है, लो, लो, लो। अब यहाँ पे मार्केट को एटलीस्ट बुल मूव देना चाहिए, यहाँ पे मार्केट को एटलीस्ट लो के बाद क्या बनाना चाहिए, तब जाकर तो आप एक मूव एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, बट अगर आप कहते हो कि नहीं भैया मैं तो लोअर टाइम फ्रेम की बात सुनता ही नहीं, अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भैया मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात तो सुनता नहीं, मैं किसकी बात सुनता हूँ, हायर टाइम फ्रेम की। मैं लोअर टाइम फ्रेम में तो स्ट्रक्चर देखता ही नहीं, तो भाई आप ट्रेड लोगे किसके बिहाफ में, अपने हायर टाइम फ्रेम के बिहाफ में।
और एसएल भी फिर आपको ये पता है कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का लेवल इतना ही स्ट्रांग है, समझना कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर आपको पता है आपके हायर टाइम फ्रेम का लेवल बहुत स्ट्रांग है, आपके हायर टाइम फ्रेम का लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है नॉर्मल सी चीज कि लोअर टाइम फ्रेम में ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो जाए। वो कब होगा? जब आपका हायर टाइम फ्रेम का लेवल स्ट्रांग है। अगर आपके हायर टाइम फ्रेम का लेवल स्ट्रांग ही नहीं है, आपको श्योरिटी ही नहीं है, तब जाकर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो। ये समझना, आप लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देखने कब जाते हो? जब आपको श्योरिटी कम होती है। अब मैंने अगर यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बिहाफ में इस जोन में अगर मैंने एंट्री प्लान करी 39, तो मैंने इसलिए प्लान करी क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मुझे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पता है कि 38% फिब रिट्रेसमेंट के नीचे एक्सेल रख रहे हैं, तो मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ पे ट्रेड ले ली। मैं क्यों आऊं लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल देखने? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मैं क्यों आऊं यहाँ पे रिवर्सल देखने जब मुझे पता है कि भाई मेरे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा मेजर जोन है। बट अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत भी डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया थोड़ा बहुत डाउटफुल सिचुएशन तो है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करोगे? लोअर टाइम फ्रेम में आओगे एंड चेक करोगे कि कोई स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा, तब जाकर आप एक एंट्री ले लोगे। अब जैसे अगर मान लो जो बंदा 5 मिनट में ट्रेड करने का प्लान कर रहा है, अब यहाँ पे 5 मिनट वाले बंदे के लिए अभी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है नहीं हुआ? बताना मुझे। अब यहाँ से तुम्हें नहीं और हुआ क्लियर, भैया। अभी यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है? बाय क्लिक नहीं हुआ ना। स्ट्रक्चर क्या होता है? जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, लो 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 हाई, तुम्हें पता लगने लगेगा। और भी हाई बना कहाँ पे? हायर टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट में। तो तुम इस हाई के चक्कर में बाई नहीं कर रहे हो, तुम बाई किसके बिहाफ में कर रहे हो? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने बोला था कि भाई ये मेजर सपोर्ट है, तब जाकर आपने इस लोअर टाइम फ्रेम की कोई बात मान ली। क्लियर बात हुई है नहीं हुई? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई रैंडम इंसान तुम्हें पढ़ा रहा होगा, तुम उसकी बात को वैल्यू नहीं देते। तुम अभी मेरी बातों को वैल्यू क्यों दे रहे हो? भले ही दूसरा इंसान भी यही तुम्हें पढ़ा रहा हो, बट तुम उसकी बातों को वैल्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि तुमने इतना टाइम स्पेंड करा है, जब तुमने पास्ट में मुझे देख रखा है, तब जाकर तुम मेरी बातों को श्योरिटी वैल्यू ले रहे हो। अब वहीं पे कोई रैंडम नया बंदा आ जाए, स्ट्रेट अवे तुम्हें कुछ भी पढ़ाने लग जाए, तुम उसकी बातों में वैल्यू नहीं दोगे, भले ही वो बहुत अच्छी बातें कर रहा हो। तो वही चीज मार्केट के साथ भी सेम होता है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू देता है वो हायर टाइम फ्रेम देता है, और उस हायर टाइम फ्रेम के बिहाफ में आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए पंच करते हो। साथ के साथ आपको अपने टाइमिंग क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी आप लोगों के लिए तो मैं ये बात बोलूंगा, जितना हो सके पहले अपने कॉन्सेप्ट को पॉलिश करो। एक बार कॉन्सेप्ट्स पता लग जाए, इतनी बेरिश बुलिश अनवांटेड हाफ विक फिब रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जब ये पता लग जाए, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन। कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है पहले पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पहले ही एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। एग्जीक्यूट करते करते मैं बता रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं। पहले पता कर लो सारी चीजें, तो तुम्हें पता लगेगा कि बात क्या चल रही है। जब बात का पता लग जाएगा, फिर तुम एग्जीक्यूशन करोगे, फिर एग्जीक्यूशन में गलती होगी, फिर हम उसको और करेक्ट करेंगे। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। भैया एक यूरो से रिलेटेड कुछ पूछना था। यूरो का क्या कह रहे हो? यूरो से रिलेटेड पूछना था थोड़ा सा। पूछो। एक आज हाफ वेक का एक तो कॉन्सेप्ट लग रहा था यूरो में, और फिर ब्रिटिश भी वहीं पर लग रही हाफे का कॉन्सेप्ट लग रहा था यूरो में। है। आजकल भी आप यूरो नहीं कर रहे हो? यार टाइम ही नहीं मिल रहा यूरो का ना, गोल्ड में। हम्म। कल मैंने बाय करा था बॉटम से। मैंने देखा तेरा बड़ा काफी काफी अच्छा बाय था। अ, मैं सोच रहा था भैया इसी है क्या कह रहे हो? मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, ऐसी सेटअप्स में रिस्क। ये यूरो है। अच्छा, क्या कह रहे हो बताओ। मैं कह रहा था ऐसी सेटअप्स में रिस्क बढ़ाने के लिए। मैं हाँ भैया हाँ। से मिला था ना उस टाइम, अभी आए बिजनेस थे में देहरादून। हाँ। अच्छा, तुमने बोल दिया होगा हाई रिस्क करो। तो इन्होंने कहा कि लॉट खोल दो। हाँ तो खोल दो लॉट, और क्या। तो मुझे कह रहे थे भैया कि कह रहे थे कि एनालिसिस अच्छा है ये है, तो मैंने कहा भैया इसमें 80-90% तो आ ही रहा है, अभी तक कोई भी एनालिसिस गलत नहीं है, तो वो कह रहे थे लॉट खोल दो, ठीक, कोई मैंने दिक्कत नहीं वैभव मैंने कुछ टाइम पहले ना आप लोगों को एक चीज समझाई थी, आई थिंक तू उस टाइम था नहीं, या है। था शायद से, बट तूने बात को ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला था रिस्क हाई, नहीं, आपने बोला था 1:1। फर्स्ट फाइंड योर एक्यूरेसी। अगर तुम्हें पता है कि ये सेटअप तो डन है, ये सेटअप डन है, दैट मीन तुम्हें अपनी एक्यूरेसी का पता लग गया कि ये सेटअप में जो तुम्हारी एक्यूरेसी है,
देन तुम उस श्योर सेटअप में क्यों 0.2% का रिस्क लो, जब तुम्हें पता ही है कि ये सेटअप तो तुम्हारे 10 में से 8 सही जाते हैं। तो भाई तुम वहां पे हाई, मतलब हाई रिस्क लो। इफ यू आर रिस्किंग हाई एंड इफ यू आर हैविंग अ हाई एक्यूरेसी, गो फॉर 1:1। भाई तुम ज्यादा पैसा कमाते हो। हम्म, समझ पा रहे हो कि भाई तुम्हें पता है कि भैया ये 300 पिप तो डन है। समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ये 300 पिप डन है। मैंने बोला चल ठीक है 300 पिप डन है। भैया इस 300 पिप में मैं 3% का रिस्क ले रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, बट इस 300 पिप के लिए मैं ऐसा रख रहा हूँ 300 पिप का, 300 पिप का एसएल, 300 पिप का टेक प्रॉफिट। अब उस तूने उस 300 पिप का एसएल इसलिए रखा क्योंकि तू 1:1 जाना चाहता है। तूने उस 300 पिप के ट्रेड में 3% रिस्क इसलिए लिया क्योंकि तेरे को उसमें हाई श्योरिटी था। तेरे को है कि ये सेटअप मेरा सही जाएगा, तो तू उस सेटअप में हाई रिस्क लेना। और अगर तेरे को लगता है वो 1:2 का सेटअप है तो और बढ़िया है। एटलीस्ट 300 पिप का एसएल, 600 पिप का टेक प्रॉफिट, स्ट्रेट अवे तूने 6% अप कर लिया। तो जब तेरी एक्यूरेसी अच्छी है, जब तुझे पता है कि भाई ये सेटअप जब तू ले रहा है तो उसमें तेरे को मिलना ही मिलना है, तो वहां पे 0.2%, 0.5% लेकर क्या मिलेगा? फिर पता है क्या होगा? 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 से 3 ट्रेड सही गई। फिर उसके बाद तुमने स्टिल कितना ही परसेंट अप करा, 1-2% अप करा। तुम एक अकाउंट के साथ लाइफ टाइम चिपके रहो। फंडेड अकाउंट की बात करूं तो तुम उसके साथ चिपके रहो, ना तुम्हारा वो गेन हो रहा है ना तुम्हारा वो लूज हो रहा है। हम्म, समझ पा रहे हैं वैभव? फिर कभी लॉस हम्म, होगा 0.5% का, थोड़ा सा छोटा लॉस हुआ, फिर थोड़ा छोटा लॉस हुआ, फिर तुम्हें लगेगा ना मैं बढ़ रहा हूं ना मैं उड़ रहा हूं, तो तुम ब्रेक इवन फेज में रहोगे। जो बहुत सारे लोग ट्रेडर्स ब्रेक इवन फेज में रहते हैं उनका मतलब ही है, वो क्या करते हैं 0.2%, 0.2%, 0.2%, 0.2%, 0.2%। मतलब अगर मान लो 0.22% भी बंदा रिस्क ले रहा है, 5 ट्रेड भी लेगा तो भी 1% लॉस होता है। समझ पा रहे हो? तो अगर 1%, 5 ट्रेड लॉस होने में 1% का उसको लॉस हो रहा है, 5 ट्रेड आप कर रहे हैं, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो स्टिल लाइफ टाइम ब्रेक इवन में रहेगा। भाई 15% गेन करना है प्रॉफिट को क्लियर करने के लिए, तो कहां से हो पाएगा? हम्म, समझ पा रहे हो? बट अगर आप बिगिनर हो, आपके पास पैसा नहीं है एंड इफ यू वांट टू बिल्ड स्किल, तो मैं यही बात बोलूंगा आप 0.2% बस, क्योंकि आपके पास खोने के बाद दोबारा से खरीदने का पैसा नहीं है। तो आपको ये है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने उस अकाउंट को चला लो, सो दैट जितना आप उस अकाउंट को चलाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और उतनी आपकी स्किल बिल्ड होती है। तो ये चीज मैं आप लोग को रिकमेंड करूँ। हेलो ठीक है, भैया। तो यूरो का अगर तुम लोग सेटअप बात कर रहे हो तो यूरो के सेटअप के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई स्ट्रांगली अप ट्रेंड तो चल ही रहा है। ठीक है, बची बात डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट ने बॉटम में काफी अच्छा, अब देखो यहाँ पे मार्केट कौन सी लिक्विडिटी लेने आ रही थी? ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी। समझ पाए नहीं समझ पाए सारे के सारे? हाँ। अब यहाँ पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आओ। 4 आवर टाइम फ्रेम में अब एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मेरी मार्केट यहाँ से एक नॉन स्टॉप बुल मूव दे रही, ये मेरी मार्केट का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेयर, फिर मार्केट यहाँ से क्या हो गई, उठ गई। मतलब मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया था, अब इसको सपोर्ट बनाकर मार्केट सडनली उठ गई है। फिर मार्केट अगेन नीचे आ रही है, मान लेना अगेन मार्केट नीचे आ रही है, तो ये मार्केट लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, बट हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक और सपोर्ट पड़ा हुआ था। मतलब अगर मार्केट के पास दो सपोर्ट बहुत बार होता है ना, ये तो फिर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट हो गया और ये मार्केट का सपोर्ट हो गया, जो नॉर्मल सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, दो सपोर्ट्स बैक टू बैक एक जगह में पड़े हुए हैं, बट आपकी मार्केट जब इस जोन में आई तो आपको श्योरिटी होगी कि मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग टैप कर दी, तो आप यहीं से बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते? बट मेक श्योर कि एसएल इस सपोर्ट के नीचे रखो सो दैट तुम बचे रहोगे। क्या पता यहाँ पे ईएमए हो, ईएमए भी तो एक चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर सुपर 10 देखी होगी वहां पे मैंने पढ़ा रखा है, ईएमए एक चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे मार्केट में क्या हुआ था, ये नॉन स्टॉप यहाँ पे क्या था, बुल मूव। मार्केट ने फर्स्ट 50% फिब रिट्रेसमेंट टैप करा था, 50% फिब रिट्रेसमेंट टैप करते ही मार्केट ने यहाँ पे ये जोन बना देता। अब इस जोन को क्या बोलोगे भाई? अगर मार्केट इस जोन में आएगी तो इस जोन को क्या कंसिडर करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग तो कंसिडर करोगे। ठीक है, बट आप अगर मार्केट में कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो आप लोगों को स्पेस देनी जरूरी है। देखो, ट्रेड लो, अच्छी लो, समझ पा रहे हो ना, अच्छी ट्रेड लो, बट
क्वालिटी सेटअप लो। ये नहीं भैया मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, भैया मैंने ना लो के नीचे ऐसा रख दिया, लो आप पैसे उड़ गए, क्या फायदा हुआ? जब तुम्हें पता है बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मैं हमेशा मार्केट में जब ट्रेड प्लान करता हूं तो मैं सोचता हूँ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मतलब बुरे से बुरा मेरा लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, बुरे से बुरी मेरी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। तो भाई मैं इसी लो के नीचे तो ऐसा रखना प्रेफर करूंगा, भले ही वो 35 पिप का एसएल बन जाए। टेक प्रॉफिट कितने पिप का बन रहा है? अगर 35 पिप का ही टेक प्रॉफिट बन रहा है, 35 पिप का ही एसएल बन रहा है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1। श्योरिटी तो है, कमा तो लिया मैंने। मान लो मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख दिया 50 में, स्टिल कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेड ऐसी लो जहां पे श्योरिटी हो, ट्रेड ऐसी लो जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी हो, बट एक्यूरेसी उस 1:1 की सेटअप की, तुमने वो सेटअप 100 बार ट्रेड कर रखा हो। क्लियर है नहीं है? बट तूने तो यहाँ से ली थी ना ट्रेड, इसी हाँ जोन मैंने से। तो बॉटम से उठा दिया था, तो यही वो सब है। स्ट्रैटेजी का पार्ट था ना, जो फिर आपको भेजा था। हाँ। नहीं अच्छा था, मैं देखा था, अच्छा था। इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या है, जैसे अगर देखो सेटअप्स तो मेरे को रोज पता है, रोज मिल जाते हैं इसमें 20-30 पिप वाले जो होते हैं ना, एवरेज पिप मूवमेंट वाले, हाँ वो तो मिल ही रहे हैं। और मैं सोच रहा था क्योंकि इसमें ऐसा होता नहीं कि जनरली मेरे एसएल हिट हो। अभी तेरे 25 के वाला अकाउंट कितना आप है? अभी पिछला महीना तो दिया था आपने वो, जो जो वाला था ना, कितना, वही उसमें पूछ रहा अभी, हूँ। हाँ हाँ, उसमें गोल्ड में एक पहले ट्रेड ली थी 0.5% लॉस। इसमें मैंने काइंड ऑफ 0.8% रिस्क लिया पहले बार, अब जो कल ट्रेड ली ब्रेक इवन से ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वीक उसमें ट्रेड अवॉइड करी, मतलब फ्रेश स्टार्ट के लिए। मैं तेरे को पहले भी उस टाइम बोला था कि खुल के ट्रेड कर। अभी मेरे को ये बताओ कि जैसे कि अभी मुझे को पता है कि यूरो में सेटअप्स मिल रहे हैं, हम्म। तो मेरे को पता है 10 ट्रेड में से 8 तो मेरी सही जाती है, हाँ 20-30 पे वाला है। बट ये है कि अगर मैं सेटअप 61 के सेटअप के चक्कर में बैठूंगा तो इस स्ट्रैटेजी का, हाँ 61 के सेटअप में ट्रेड लेगा तो कम कम सेटअप में से बनेंगे। हाँ, बहुत बहुत कम बनेंगे। और प्लस क्या है, मतलब कभी तो है कि एक महीने में 20-20 ट्रेड मिल रही है, मतलब 20% अकाउंट ऑफ हो रहा है। लेकिन कभी है कि दो ही ट्रेड मिल रही है और उसके चक्कर में बैठ जाओ अगर सपोज करो, तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच वाली स्ट्रैटेजी है। समझ गया। चल कोई नहीं, वो ठीक है। तो मतलब महीने वैसे वैसे में अगर मैं देखूँ तो 20-30 पिप्स की जो रेंज वाला है ना मोमेंटम, वो भी वर्क कर लेता है। उसके भी यहाँ पे मतलब लेनी शुरू कर दूँ ना फिर मैं। हाँ हाँ, लेना स्टार्ट कर यार, खुल के ट्रेड कर, वही तेरे को पहले भी समझाया, वरना तो बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है। अब एक बार आप लोगों को मैंने गोल्ड का सेटअप बता दिया, ठीक है। अब गोल्ड के सेटअप में आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि जिस हिसाब से मार्केट ने गोल्ड मूव दिया है, जिस हिसाब से मार्केट बेरिश मूव दे रही है, तुम्हें सेटअप में अभी श्योरिटी नहीं है, तुम लोअर टाइम फ्रेम में जाओ। लाइक 50 से 61% रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ईएमए यहाँ पे है, ठीक है ना। फाइंड करो अपनी लिक्विडिटी जोन, ठीक है। अगर तुम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हो, ये चीज चेक करो कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट बाइंग आई, कोई लो 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 के बाद कोई हाई नहीं बना। जब तक हाई नहीं बन रहा तो तुम्हें खुद पता है ना कि मार्केट नहीं जा सकती। तो इन चीजों को ध्यान दो, और इन चीजों के ऊपर ध्यान देकर फिर मेरे को बताओ कि क्या भैया प्लान करा है, क्या सेटअप मैं लिया है। 30 मिनट में फेवरेट रेस्टोरेंट क्या चीज? 30 मिनट में भैया फेवरेट रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, हाँ वहां से लगाओ। बाइंग आ सकती है अच्छी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप एडवांटेज। स्ट्रक्चर देखो, रिवर्सल बन रहा है नहीं बन रहा, जो भी चीजें हैं, एंड उसके बाद फिर प्लान करते हैं। ठीक भैया है। मैं कह रहा था कि मेरे पे ना अल्फा ट्रेडर फर्म के दो $1 लाख के अकाउंट हैं, ठीक है। फेज 2 क्लियर्ड। पर ठीक। उसमें ना मतलब 55,000 के करीब मेरे को देने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को वो अकाउंट मिलेगा। चैलेंजेस मैंने क्लियर कर लिए थे, उसमें फ्री वाला कोई ऑफर चल रहा था तो ले लिया था मैंने। तो मैं वही पूछ रहा था कि मतलब ये फर्म अगर आपने मतलब कभी यूज किया हो, मतलब सही है कि नहीं है पे आउट के मामले में, तो मैं उसमें फिर डालूं पैसा नहीं डालूं। अल्फा वाली ना? हेलो? हेलो। अल्फा वाली कह रहे हो ना? हाँ अल्फा। हाँ वो राकेश करता है, नाइट ट्रेडर। अच्छा। हाँ वो अच्छा है, काफी अच्छा है सेटअप। ओके। हाँ तो काफी अच्छा है, वो कर सकते हो, देख लेना, नाइट ट्रेडर करके है। हेलो भैया गोभी भाई। बताओ। मैं 2 महीने से देख रहा था यूएसडी जेपी और जीबीपी जेपीवाई में।
दोनों में थोड़ी 10 ट्रेड में डेली हर रोज सेटअप बनते हैं, पर 10 ट्रेड में 8 ट्रेड तो विन हो जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, विन रेट ज्यादा है यूएसडीपीवाई में यूएसडीजेपी और जीबीपीजेपीवाई दोनों में से ऐसे दो फॉरेक्स पेयर्स रखा था। फिफ्थ के देख कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं काफी। हाँ भैया, फिफ्थ रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे लगते हैं वहाँ पे। हाँ फिब रिट्रेसमेंट्स और हाफिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ओपनिंग क्लोजिंग बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। तो 10 में से 8 बार तो ट्रेड टीपी हिट हो ही जाता है। मतलब मैं यही पूछ रहा था कि क्या वो कंटिन्यू कर दूं, क्या क्या कर दूं, और उसके लिए सेपरेट अकाउंट करूं क्या?